स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटेंसिटी कैलकुलेशन से। कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था de Broglie's मैटर वेव्स, उसके बाद हमने उस पर बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी थी और हमने बहुत सारे रिजल्ट्स वहाँ पे देखे और हमने फॉर्मूला सेटअप भी बनाया था वहाँ पे। हम मूव ऑन करते हैं एक वाले टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, इंटेंसिटी कैलकुलेशन। मैं इस बार ही बताता हूँ कि ये जो वाला पोर्शन है इसमें रेडिएशन प्रेशर भी आता है। जेई मेंस प्लस जेई एडवांस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का एक सवाल पूछा जाता है। और नीट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी से एक सवाल पूछा जाता है, इंटेंसिटी कैलकुलेशन पे सवाल पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस के लिए। अगर ट्वेल्थ वाले इस पे उतना ध्यान ना दे तो कोई इशू नहीं, लेकिन एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी कैलकुलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते। तो हमने परसों भी थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इंटेंसिटी बोला था, इंटेंसिटी इज नथिंग, इट्स पावर अपॉन एरिया, यानी कि पावर अपॉन एरिया के बराबर होता है। और हमने जब उसके बाद पावर की डेफिनेशन दे दी तो हमने बोला कि ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हमने इंटेंसिटी को इसके बराबर भी लिखा था। याद है जब मैंने ऐसा पहले पढ़ा था इंटेंसिटी कैलकुलेशन पे, हमने इंटेंसिटी की थोड़ी बहुत चर्चा वहां पे की थी और हमें ये इसके बराबर आया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनिट ऑफ दिस इंटेंसिटी इज, यूनिट पूछा जाता है तो यूनिट इज व्हाट पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। इंटेंसिटी की यूनिट क्या है वो आपको यहाँ पे पता चला। ऑफ इंटेंसिटी किसके बराबर है, हमने इसकी फॉर्मूला देखी, इट्स एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम के बराबर। और एनर्जी की तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, mL2 T-2 के बराबर, डिवाइडेड बाय एरिया का तो डायमेंशन होता है L² और T का तो T ही है। ये दो कटेंगे और ये जब ऊपर जाएगा ये बनेगा m1 T-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, या तो इसका यूनिट पूछा जाएगा या तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पूछी जाएगी, वो दोनों आपके सामने। अब सवाल है सर हमें डायमेंशन निकालने नहीं आते। एनर्जी इज सिंपली हाफ ऑफ mv स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और m के डायमेंशन m ही है और ये वेलोसिटी के स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है L1 T-1, यानी कि ये बनेगा ये और ये बनेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्वायर था। वेलोसिटी होता है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर, तो मैं जब इसको लिखूंगा ये आता है L अपॉन टी और वो बनेगा L1 T-1 के बराबर। अब लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर है तो अब हमने इसको लिखा तो ये बना L2 T⁻²। यही है किसका डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, m1 L2 T-2, वही मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जब मैंने एरिया की डायमेंशंस देखे वो आया L² के बराबर और T का देखा वो आया T के बराबर, और वो जब ऊपर चला गया तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस पे कौन सा सवाल आता है, वो इंटेंसिटी कैलकुलेशन पे आता है। इतना समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि या तो यूनिट पूछा जाता है या तो इंटेंसिटी पूछा जाता है। खासतौर पर जेई की बात करेंगे, जो ऐसी वाली फॉर्मूलाज पे डिपेंड होता है कोई भी क्वांटिटी, वो पसंद करते हैं ऐसे डायमेंशंस पूछना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि इस तरीके से एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर हमारे पास एक बल्ब है, मैंने ये एग्जाम्पल उस दिन भी दिखाई थी कि अगर हमारे पास एक बल्ब है तो बल्ब है और इसकी जो इंटेंसिटी है बराबर, मुझे इंटेंसिटी ऑफ दिस बल्ब इज इक्वल टू 20 वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ दिस बल्ब। तो अब मुझे इसको डिफाइन करना है, मैं कैसे इसको डिफाइन करूं वो मैटर करता है मेरे लिए। मैं इसको इस तरीके से भी लिखूंगा क्योंकि जब मुझे इंटेंसिटी की फॉर्मूला पता है, मैंने लिखा था इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया और टाइम यहाँ पे है। मैं उसको लिखूंगा 20 जूल्स ऑफ एनर्जी लिखूंगा ना, पहले 20 जूल्स ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन, किस पे फॉल हो रही है, फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। फॉर्मूला को यूज करके मैंने इसको डिफाइन किया कि अगर मेरे पास एक बल्ब है जिसकी इंटेंसिटी है बराबर 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो ही मैंने फॉर्मूला देखी तो मैंने उसको इस तरीके से डिफाइन किया कि इंटेंसिटी है बराबर एनर्जी के कितने है, क्या है, 20 जूल ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। तो ये मुझे इसका ये बना। अब मुझे इसके बाद क्या निकालना है कि मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेशन के लिए आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पहले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था मैंने अब तक वहां पे बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब हम वही कैलकुलेशंस पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने कौन सा सवाल उस टाइम पे दिखाया वही मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, सो दैट मैं उसके बाद आगे बढ़ूं और आपको इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। क्या चीज है कि अगर यहाँ पे एक सरफेस है, आपका सरफेस है यहाँ पे, सरफेस है यहाँ पे सरफेस है और ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है यानी कि फोटॉन्स गिर रहे हैं,
लाइट फोटॉन्स गिर रहे हैं और आपको इंटेंसिटी आई दिया गया है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा दी गई है और ये एरिया आपको ए के बराबर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे कैलकुलेट करके दे दीजिए कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो गए इस यूनिट इस एरिया पे। तो हमें वो जब कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें पता है इतना कि हम लिखते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम के बराबर। अब मैं लिख सकता हूं एनर्जी इज नथिंग बट इट्स इंटेंसिटी आई ए टी के बराबर, यानी कि ये उतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी, जो सारे फोटोन जो इस पे गिर रही है, किस पे, ये एनर्जी है जो कहां पे गिर रही है, टोटल एनर्जी जो इस सरफेस पे गिर रही है। समझ आई बात मैंने क्या बोला? ये वो एनर्जी मैंने कैलकुलेट की जो इस वाले सरफेस पे फॉल हो रही है। अब जब मैंने ये निकाली है, लेकिन मुझे निकालना क्या है कि मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, कितने फोटॉन्स इस सरफेस पे गिरे, मुझे वही काउंट निकालना है। क्योंकि वही जब मुझे पता चलेगा तो मैं किसी भी सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा कि मेरे एक सरफेस पे अगर उसका एरिया मुझे दिया गया होगा, मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा वहां पे कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे गिरे उस सरफेस पे। अगर ये मुझे टोटल एनर्जी है और हमें एनर्जी की और एक फॉर्मूला पता है, इट्स एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लेकिन ये एनर्जी है फॉर वन फोटॉन। कितने एनर्जी, कितने फोटॉन्स के लिए ये वाली एनर्जी है? इट्स एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। और जो ही मैंने टोटल एनर्जी को एक एनर्जी फोटॉन से डिवाइड किया तो मुझे नंबर मिला, नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे मिला। कब मिला? कि जब मैंने टोटल एनर्जी को डिवाइड किया वन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से, तो वो मुझे किसके बराबर आया? n इज इक्वल टू आई ए टी डिवाइडेड बाय था मुझे एच सी बाई लेमडा, वो ऊपर ही मैं लिखूंगा। तो ये वाली फॉर्मूला मुझे बनी, क्या बनी? n इज इक्वल टू आई ए टी इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय एच इंटू सी। अगर अब मुझे बोला जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल के दे दो इन 1 सेकंड, कितने टाइम के लिए? इन 1 सेकंड। तो मेरी फॉर्मूला बनेगी आई ए लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी के बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट पूछा जाता है कि एक एनर्जी गिर रही है, इंटेंसिटी का वैल्यू दिया जाएगा, आपको वेवलेंथ का वैल्यू दिया जाएगा, आपको एरिया का वैल्यू दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप कैलकुलेट करके दे दीजिए कि आपको कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं। अगर वहां से टाइम का वैल्यू उसने दिया तो ठीक है, अगर कभी 1 दिया तो आप ये वाली फॉर्मूला ले लोगे। समझ आया कि आपको किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है इंटेंसिटी कैलकुलेशन पे, कि आपको कितनी लाइट एक फॉल हो रही है एक सरफेस पे और सरफेस का एरिया इसने दिया, तो आपसे ये सिंपली पूछता है कि मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स को निकाल के दे दो। हमने क्या किया? हमें इंटेंसिटी की फॉर्मूला पता थी, इंटेंसिटी की फॉर्मूला करके हमें एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी फॉल हो रही है किस पे? एक सरफेस पे। और वही जब हमने उस टोटल एनर्जी को एक एनर्जी वाले फोटॉन से डिवाइड किया तो मुझे नंबर मिला, कितने नंबर्स गिर रहे हैं। अगर मुझे टी का वैल्यू नहीं दिया गया है, मुझे ये वाली फॉर्मूला है। अगर मुझे बोला गया है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकंड, तो मैं ये वाली फॉर्मूला ले लूंगा। ये इसका पहला पार्ट हो गया है इंटेंसिटी कैलकुलेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने इसीलिए जानबूझ के यही आपको कराया। समझ आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या चीज है, इसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक बल्ब है, इसका पॉइंट सोर्स मुझे यहां पे है। क्या है? एक बल्ब है, इसका पॉइंट सोर्स मुझे है और मैंने यहां पे रखा। अब क्या चीज है कि ये इमिट करता है, इसकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, जो भी होगी वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन ये जो बल्ब है ये पॉइंट सोर्स था और मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 2 सरफेस से यहां पे बांध दिया। एक वाली ये सरफेस, मैंने इनको 2 स्फीयर से बांध दिया। एक वाला ये स्फीयर था और एक वाला ये स्फीयर था, मैंने 2 स्फीयर से उनको बांधा था। यानी कि कहीं से लाइट जा रही थी, यानी कि टॉर्च से मैंने लाइट फेंकी थी, वो पॉइंट बना, कौन सा टॉर्च का वो लाइट निकलना, मैंने 2 स्फीयर उसको जोड़े, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। मैंने बोला कि ये वाला जो है इसका रेडियस r1 है और ये वाला जो है इसका रेडियस r2 है। अब सवाल है कि यहाँ पे पावर इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे मुझे क्या निकालना है? पावर ऑन बोथ सरफेसेस। मुझे क्या निकालना है? पावर दोनों सरफेसेस पे। मुझे एनर्जी निकालनी है ऑन बोथ सरफेसेस और मुझे इंटेंसिटी निकालनी है ऑन
बोथ सरफेसेस। क्या क्या मुझे निकालना है कि मुझे एक पॉइंट सोर्स था और मैं जो ही मुझे पॉइंट सोर्स देखने को मिला, मैंने इसको यहां से भी कवर किया, किससे किया, एक स्फीयर से कवर किया, यहां से भी कवर किया, एक स्फीयर से कवर किया। अब सवाल है मुझे निकालना है पावर ऑन बोथ सरफेसेस, मुझे निकालना है एनर्जी ऑन बोथ सरफेसेस, यानी कि इस सरफेस पे भी इस सरफेस पे भी, और मुझे इंटेंसिटी निकालनी है दोनों सरफेसेस पे। समझ आ रही है बात। अब जब मैं देखूंगा कि इस वाले सरफेस पे पावर का वैल्यू क्या होगा और इस वाले सरफेस पे पावर का वैल्यू क्या होगा, लेकिन मुझे याद आ जाता है कि ये जो पॉइंट सोर्स है, पावर एक पॉइंट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पावर जो है ये उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पॉइंट सोर्स की प्रॉपर्टी है। उसका मतलब है जो इसका यहां पे वैल्यू होगा वही वैल्यू सेकंड सरफेस पे भी होगा। उसका मतलब क्या हो गया, पावर विल बी सेम ऑन बोथ सरफेसेस, विल बी सेम ऑन बोथ सरफेसेस, विल बी सेम ऑन बोथ सरफेसेस। क्या मुझे आया समझ कि मुझे क्या था, मुझे निकालना था पावर ऑन फर्स्ट सरफेस एंड पावर ऑन सेकंड सरफेस। लेकिन जब पावर की मैंने डेफिनेशन देखी, पावर होती है प्रॉपर्टी किसकी, इस पॉइंट सोर्स की। उसका मतलब अगर ये इसकी सोर्स की प्रॉपर्टी है तो आपको इस वाले स्फीयर पे भी वही आएगा, इस वाले स्फीयर पे भी वही वैल्यू आएगा। यानी कि आप इस तरीके से समझो, आपने लाइट में बल्ब छोड़ा और बल्ब क्या वहीं पे एनर्जी देता है, क्या वो एक ही स्फीयर पे एनर्जी देता है, वो पूरे कमरे को रोशनी दे देता है। तो सेम चीज यहां पे भी है, यहां से भी आप यहां पे हमें रोशनी देखने को मिलेगी और इस वाले स्फीयर पे भी हमें देखने को मिलेगी। अब सवाल है कि एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी क्या दोनों सरफेसेस पे सेम है कि डिफरेंट है, वही देखेंगे। देखो एनर्जी भी सेम होगी दोनों सरफेसेस पे। अब क्या सवाल है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी कम एरिया में, लेकिन यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी ज्यादा एरिया में, लेकिन एनर्जी ऑन द बोथ सरफेसेस रिमेन सेम। क्या मैं लिखूंगा, एनर्जी ऑन both surfaces will remain same। समझ आया मैंने क्या लिखा, मुझे क्या क्या निकालना था, पावर और एनर्जी, और मुझे क्या निकालना था, इंटेंसिटी। जब मैंने पावर की बात की, पावर एक सोर्स प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों सरफेसेस पे इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब मैंने जब एनर्जी की बात की, एनर्जी का भी वैल्यू मुझे सेम आया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अब यहां पे कम एरिया में फैली है, लेकिन यहां पे ज्यादा एरिया में फैली है, लेकिन एनर्जी का वैल्यू हमें सेम ही आ रहा है। अब तीसरा क्या हमें निकालना है, इंटेंसिटी की बात करनी है। हमें पता है कि इंटेंसिटी होती है बराबर एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, या एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया के बराबर। अब क्या चीज था कि इंटेंसिटी भी क्या दोनों सरफेसेस पे सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी। अगर मुझे पावर कांस्टेंट था लेकिन एरिया तो इन दो का डिफरेंट था, और जिसकी वजह से अगर ये कांस्टेंट था लेकिन ये मुझे डिफरेंट आ रहा है, तो इंटेंसिटी दोनों सरफेसेस पे सेम नहीं आएगी, इस पे कुछ अलग आएगी, इस पे कुछ अलग आएगी। अगर मैं वही कैलकुलेट करूंगा, इंटेंसिटी ऑन फर्स्ट सरफेस वो आएगा मुझे बराबर P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा ना, R1 स्क्वायर के बराबर। और इंटेंसिटी ऑन सेकंड सरफेस दैट्स इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। मुझे बोलो एरिया इन दो में से सबसे कम किसका है, वो फर्स्ट स्फीयर का है, सेकंड स्फीयर का एरिया कम है। तो अगर इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका वैल्यू अब ज्यादा है, इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी ऑन फर्स्ट सरफेस इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑन सेकंड सरफेस, लिख सकता हूं। यानी कि फर्स्ट सरफेस पे मुझे इंटेंसिटी डिफरेंट आ रही है और सेकंड सरफेस पे मुझे इंटेंसिटी का वैल्यू उससे कम आ रहा है। क्या हमें यहां पे देखने को मिला कि हमें एक पॉइंट सोर्स था, तो हमें बताया गया था आप हमें पावर निकाल के दे दीजिए, आप हमें एनर्जी निकाल के दे दीजिए, और आप हमें इंटेंसिटी निकाल के दे दीजिए। जब हमने पावर की बात की, पावर सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये सोर्स की प्रॉपर्टी है तो आपको सरफेसेस की तरफ जाना नहीं है। अगर ये यहां पे है, भले ही आप कितने स्फीयर्स यहां से क्यों ना जोड़ दोगे, उन पे भी पावर का वैल्यू सेम आ जाएगा। उसके बाद एनर्जी की बात हुई, एनर्जी अगर ये फैल रही है ये लाइट, तो इसमें कम एरिया में फैलेगी, लेकिन इसमें ज्यादा एरिया में फैलेगी, लेकिन वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना। उतनी ही एनर्जी फैल रही है ना जितनी यहां पे फैल रही है, और उतनी ही यहां पे भी फैल रही है। अब यहां पे ज्यादा एरिया में फैल रही है, लेकिन यहां पे कम एरिया में फैल रही है, लेकिन एनर्जी का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है दोनों सरफेसेस में मुझे सेम आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, इंटेंसिटी की जब मैंने बात की, इंटेंसिटी की फॉर्मूला मुझे इसके बराबर आई थी। पावर तो मुझे कांस्टेंट मिल रहा था, लेकिन एरिया तो मुझे डिफरेंट आ रहा था दोनों का, और स्फीयर का एरिया इसके बराबर होता है। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, मुझे इंटेंसिटी ऑन फर्स्ट सरफेस ज्यादा आई एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑन सेकंड सरफेस। इतना क्लियर है, इतना समझ आ गए। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बाद
क्या क्या चीजें। अब मैं आपको इस तरीके से भी समझाऊंगा। अगर आपको एक बल्ब है, आपने बल्ब को हाथ में पकड़ा है और आपने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा है, कहाँ पे, बहुत दूर पकड़ के रखा है, तो आप अच्छे से देख सकते हो उस बल्ब को। आप अगर आप इसको थोड़ा नजदीक लाओगे तो आप उसको देख नहीं पाओगे इतने अच्छे से जितना अच्छे से आपने वहां देखा था। अब आप जितने जब आपने इसको यहाँ पे लाया तो आपकी आंख बंद हो जाती है। बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जी फॉल हो रही है। किस पे? एरिया पे। एनर्जी बहुत ज्यादा फॉल हो रही है कम एरिया में। यहाँ पे अगर आपने रखा था तो एनर्जी यहाँ से भी जा रही थी, यहाँ से भी जा रही थी, यहाँ से भी जा रही थी, यहाँ से भी जा रही थी। अब आपने यहाँ लिया तो इस एरिया पे बहुत ज्यादा एनर्जी पड़ी। अब जब आपने यहाँ पे लाया तो ये सारी एनर्जी इसी एरिया से फॉल हो रही है, तो आपकी आंख क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो आपने कैमरामैन जो देखे होंगे, जो शादियों पे हम कैमरा वाले लाते हैं, जो ही वो एक फोटो ले लेते हैं, फ्लैश जब आ जाता है तो हमारी आंख छट से बंद हो जाती है। आपने देखा होगा वो भी यही है कि वहां पे क्या चीज है कि एनर्जी फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। या आपने फॉग लैंप्स देखे होंगे जो गाड़ियों में लगाते हैं, जीप वाले ज्यादा लगाते हैं, तो वो भी एक यही चीज है कि आप उससे भी इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। समझ आया इतना? हम आगे बढ़ेंगे इस पे हम देखेंगे अब किस प्रकार के हमारे पास सवाल आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वही हम देखेंगे। समझ आ रही है बात? इतना समझ आ गया? अब क्या चीज है कि आपसे सवाल पूछा जाता है। अभी हमने देखा कि हमने इंटेंसिटी को जब कैलकुलेट किया था, मोस्ट ऑफ द टाइमर्स ये नीट के लिए तो इतना ही आता है। अगर इंटेंसिटी का पूछा जाएगा या तो जो मैं अभी बोलूंगा उससे भी सवाल बन सकता है नीट के लिए। वो क्या चीज है? आपने अभी मुझे बोला कि यहां से मैंने जब यहां से रेज गिराई थी, मैंने यहां से जब रेज गिराई थी, यहां से जब मैंने रेज गिराई थी, ये मुझे एरिया ए था। तो मैंने जब इसकी इंटेंसिटी निकाली थी वो आई थी मुझे सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मैंने निकाले थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो मुझे किसके बराबर आया था? आई ए टी लेमडा अपॉन एच सी के बराबर। समझ आई बात? कब आपने निकाला? जब आपकी लाइट डायरेक्टली किस पे पड़ रही थी? एक सरफेस पे पड़ रही है। अब सवाल डिफरेंट है। अब आपकी अगर लाइट है, अगर अब आपकी लाइट इस प्रकार से पड़ रही होगी, इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से पड़ रही है आपकी लाइट। किस तरीके से? कि ये परपेंडिकुलर नहीं पड़ रही है, ये आपको इस तरीके से पड़ रही है। तो सवाल है, यहां पे एरिया ए है, ये इस एरिया ए पे पड़ रही है, तो आपसे बताया जाता है मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करके दे दो। यहां पे हमने जब नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट किया था, हमें ये वाली फॉर्मूला आई थी। अब जब लेकिन लाइट हमें इस तरीके से फॉल होने को मिली है, मैं फिर से इसको बनाऊंगा। अब आपको क्या पूछा जाता है? आपको इस तरीके की लाइट ड्रॉ की जाती है, बताया जाता है कि अब आप मुझे निकाल के दे दो नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये एरिया ए है, और बोला जाता है कि इस तरीके से अब लाइट पड़ रही है, यानी कि ये इस तरीके से नहीं पड़ रही है, अभी इस तरीके से पड़ रही है, और यहां पे आपको एक एंगल दिया गया है थीटा। तो आपको बताया जाता है हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करके दे दो। याद रखोगे आज के बाद, जब इस तरीके की लाइट आपको ड्रॉ नहीं की होगी, यानी कि डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं की होगी, अगर आपको इस तरीके से लाइट ड्रॉ की होगी तो आप ये वाला एरिया नहीं ले लोगे उस टाइम पे आपको एरिया ऑफ द बीम लेना है। यानी कि अगर ये थीटा है, ये यहां से जाएगा, ये यहां पे एंगल थीटा बनेगा, ये आएगा ए डैश, दैट्स इक्वल टू कॉस कंपोनेंट ए कॉस ऑफ थीटा। आपको उस टाइम पे एरिया किसका लेना है? वो इस बीम का एरिया लेना है। किसका लेना है? याद रखोगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल के दे दो, कब निकाल के दे दो? कि जब आपकी लाइट फॉल हो रही है, नॉट नॉर्मली बट इस तरीके से हो रही है फॉल, और आपको एरिया ए दिया गया होगा, तब जाके आपके पास ये वाली फॉर्मूला वैलिड नहीं है। आपको इसके लिए अलग से फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है। और याद रखोगे यहां पे एरिया किसके लिए बराबर ले लोगे? आप यहां पे एरिया लोगे बराबर एरिया बीम। ये जो बीम है इसी का एरिया, मतलब ये कितने एरिया में से क्रॉस हो रही है। आप उसको इस तरीके से भी बना सकते हो कि ये वाला एरिया मुझे ले लेना है। कौन सा वाला एरिया? जो बीम का एरिया है। और जो ही अगर ये ए है, तो मैंने जब इसको निकाला, इसको जब मैंने रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, ये बेस एंगल बना, और ये मुझे किसके बराबर आया? ए कॉस थीटा के बराबर। अब मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे किसके बराबर आएंगे? बाकी सब वही रहेगा, खाली एरिया चेंज होगा। मैं लिखूं आई ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि ए किसके बराबर था मुझे? ए डैश के बराबर। वो मुझे किसके बराबर आया? ए कॉस थीटा। उसके बाद टी भी है मुझे साथ, लेमडा भी है साथ, एच अपॉन सी भी है साथ। तो दिस इज द फॉर्मूला
किसके लिए? कि जब आपकी लाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रही होगी, जब आपकी लाइट इस तरीके से फॉल होती होगी। समझ आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यहां से सवाल स्टार्ट होता है जेईई मेंस के लिए कि इस तरीके से लाइट जब ही ड्रॉ की जाती है तो पूछा जाता है हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करके दे दो। अब इसी पे आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, खाली वैल्यूज दिए जाएंगे तो आप इसको निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल आपका सवाल इस तरीके से बनता है, इसने क्या किया, इसने यहां से ड्रॉ किया लाइंस को, इसने ड्रॉ किया लाइंस को और पूछा भी गया है जेईई मेंस में, मैं इसीलिए बता रहा हूं, यहां से ड्रॉ किया गया है और यहां से इसने एक एंगल बनाया था, उसने एंगल दिया था बराबर 37 डिग्री के बराबर, किसके बराबर? और इस एरिया को ए के बराबर दिया है और इसने दिया है 1240 के बराबर। इसने क्या दिया है? 1240 के बराबर इसने लेमडा को दिया है और इसने आपको इंटेंसिटी दी है बराबर 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। और आपको बताया जाता है हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करके दे दीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करके दे दीजिए। अब इस बारी क्या करोगे आप? आपका जो एरिया था वो इसने दिया था 5 मीटर स्क्वायर के बराबर, लेकिन इस बारी आप ये वाला एरिया नहीं ले लोगे क्योंकि आपकी लाइट इस तरीके से पड़ रही है। अगर आप ये वाला कंपोनेंट ले लोगे, ये थीटा बनेगा 37, cos 37 होता है बराबर 4/5 के बराबर और एरिया आपका 5 है, तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि आपका जो ये वाला अभी सारा बना, ये आपको बनेगा अभी किसके बराबर? a cos थीटा बनेगा आपको बराबर 5 इंटू 4/5 के बराबर। बाकी वैल्यूज वही है तो पुट करके आप उसको निकाल सकते हो। और यहां पे मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि ये hc अपॉन लेमडा जो है, इट्स एनर्जी फॉर वन फोटोन है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए है। और लेकिन याद रखो कि हमने एक रिलेशन निकाला था 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने ये भी निकाली थी एक रिलेशन, किसके लिए? एक एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए। अगर मैं ये लेमडा यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूंगा, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया जो भी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, मैं इसको डिवाइड करूंगा फिर 5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जो भी वैल्यू है वो वही वैसे ही रखूंगा, ये मुझे जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। समझ आया? इसी तरीके से सवाल जेईई मेंस में पूछा जाता है। किस तरीके का सवाल पूछा जाता है? कि अगर आपको इस तरीके